नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल के दबाव में आई बीजेपी की सरकार की देश में मनाए गए गणतंत्र दिवस की। जानेंगे दिल्ली चुनाव को लेकर केजरीवाल ने किया है क्या दावा, बिहार में नीतीश पर उठे सवालों की। जानेंगे उत्तराखंड चुनाव में बीजेपी की बड़ी हार को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे महाराष्ट्र की सियासत में मची हलचल को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी नेताओं को बताया नरकवासी। कहा, इन लोगों ने नहीं दिलाई आजादी, बीजेपी सरकार संवैधानिक मूल्यों को कर रही खत्म। एक्टर सैफ अली खान केस में नया मोड़, आरोपी शरीफुल से मैच नहीं हुए एक्टर के घर से मिले फिंगरप्रिंट, क्या गलत आदमी हुआ गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रेल हादसा, तिरुपति एक्सप्रेस को ट्रेन ने मारी टक्कर, 2 डिब्बे पटरी से उतरे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश को दिया झटका, बांग्लादेश को दी जाने वाली अमेरिकी मदद पर लगाई रोक। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। इंदौर के महू में कांग्रेस 27 जनवरी को जय बापू जय भीम जय संविधान रैली कर रही है, और इस रैली का असर पहले से ही दिखाई देने लगा है। बीजेपी की सरकार दबाव में दिखाई दे रही है। राहुल गांधी इस रैली को संबोधित करेंगे। पहले बीजेपी सरकार ने राहुल को रोकने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही उसने हार मान ली। तो कैसे राहुल के आगे बीजेपी ने मान ली हार, देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बीजेपी के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। ये बात बीजेपी नेताओं की बौखलाहट से जाहिर होती है। बीजेपी का पूरा फोकस राहुल की लोकप्रियता को खत्म करने पर है। इसी कोशिश में लगी बीजेपी ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए अब राहुल गांधी की आवाज दबाने की कोशिश की। अभी तक तो संसद के अंदर और केंद्रीय जांच एजेंसियों के सहारे ही विपक्ष की आवाज दबाए जाने के आरोप लगते थे, लेकिन अब बीजेपी सरकार ने राहुल गांधी की आवाज दबाने के लिए एक फरमान तक जारी कर दिया। जिस रैली के लिए राहुल गांधी डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू आने वाले थे, उसको लेकर प्रशासन ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। प्रशासन ने शर्त रखी कि कार्यक्रम में राजनीतिक और धर्म विरोधी भाषण प्रतिबंधित रहेगा, लेकिन कांग्रेस ने इस पर मोर्चा खोल दिया। इसके बाद बीजेपी सरकार बैकफुट पर आ गई और प्रशासन को इस शर्त को हटाने के लिए आदेश दिया। 27 जनवरी को महू के वेटरनरी महाविद्यालय के पास मैदान में होने वाली सभा के लिए इंदौर ग्रामीण कांग्रेस जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव ने प्रशासन से अनुमति मांगी थी। 23 जनवरी को जारी अनुमति पत्र में प्रशासन ने शर्त में कार्यक्रम में अनाउंसमेंट के दौरान कोई भी राजनीतिक व धर्म विरोधी भाषण प्रतिबंधित रहेंगे बिंदु को भी शामिल किया था। अनुमति मिलते ही कांग्रेस नेताओं और आवेदनकर्ता सदाशिव यादव ने आपत्ति जताई, जिसके बाद प्रशासन ने 24 जनवरी शुक्रवार देर शाम ही अनुमति पत्र में संशोधन कर दूसरा पत्र जारी किया, जिसमें राजनीतिक भाषण देने की अनुमति दी गई। वहीं धर्म विरोधी भाषण प्रतिबंधित किया गया। यानी कांग्रेस के विरोध का असर ये हुआ कि प्रशासन ने एक ही दिन में अपना आदेश वापस ले लिया। कहा जा सकता है कि बीजेपी अब राहुल गांधी की आवाज नहीं दबा पा रही है। पहले राजनीतिक भाषण पर रोक, फिर यू टर्न। साफ है, राहुल की लोकप्रियता के चलते बीजेपी परेशानी में दिखाई दे रही है। लेकिन देश ने आज जोश खरोश के साथ गणतंत्र दिवस मनाया। 76वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर राष्ट्रध्वज फहराया। देखिए रिपोर्ट। भारत के संविधान को लागू हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में आज यानी 26 जनवरी को देश में 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसकी थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है। इस बार हमारे मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री प्रबोवो सुबियांतो। इस मौके पर दिल्ली के कर्तव्य पथ, जिसे पहले राजपथ कहा जाता था, यहाँ आयोजित भव्य परेड में देश की सैन्य शक्ति के साथ ही सांस्कृतिक विविधता, सरकारी योजनाओं की सफलता और महिला सशक्तिकरण की झलक देखने को मिली। कर्तव्य पथ के कार्यक्रम में शामिल होने से पहले पीएम मोदी वॉर मेमोरियल पहुंचे, शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति मुर्मू ने तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान हुआ। इसके बाद परेड की शुरुआत हुई। सीआरपीएफ की बटालियन, एनसीसी, एनएसएस की टुकड़ी ने मार्च किया। भारतीय सेना के हथियारों की प्रदर्शनी हुई। आसमान में राफेल, सुखोई गरजे तो कर्तव्य पथ पर भीष्म और ब्रह्मोस का जलवा दिखा। पहली बार सशस्त्र बलों के बीच तारतम्यता की व्यापक भावना को दर्शाती सेना की तीनों सेवाओं की झांकी राष्ट्रीय राजधानी के कर्तव्य पथ पर देखने को मिली। इस साल पहली बार कर्तव्य पथ पर एक साथ 5000 कलाकारों ने प्रस्तुति दी। परेड में कई राज्यों और मंत्रालयों की झांकियां भी दिखी। कुल 31 झांकियों की झलक देखने को मिली। इनमें 16 राज्यों की झांकी दिखाई गई। शिक्षा पर आधारित दिल्ली की झांकी भारत के लोगों की सामूहिक आकांक्षाओं का प्रतीक थी। तो उत्तर प्रदेश की झांकी महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास की थीम पर बनी थी। हरियाणा की झांकी में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की झलक दिखी।
जबकि बिहार ने नालंदा महाविहार की विरासत प्रदर्शित करने वाली झांकी प्रस्तुत की। कल्चरल हेरिटेज और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर उत्तराखंड की झांकी निकली। वहीं मध्य प्रदेश ने अपनी झांकी में 70 साल बाद चीतों की वापसी दिखाई और कर्नाटक ने हार्ट ऑफ स्टोन क्राफ्ट को दर्शाया। पूरे देश में गणतंत्र दिवस की धूम रही, तो वहीं दिल्ली में गणतंत्र के साथ चुनाव प्रचार की भी धूम मची हुई है। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी और चुनाव से पहले आरोपों का दौर तेज हो गया है। आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने बीजेपी पर तीखा हमला किया है, तो क्या कहा केजरीवाल ने, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए बुजुर्गों और दिव्यांगों की वोटिंग शुरू हो चुकी है। उन्हें घर से मतदान की सुविधा दी गई है। अब तक लगभग 1400 लोगों ने मतदान भी कर दिया है। ऐसे में सभी पार्टियां भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। आम आदमी पार्टी बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर खासी हमलावर दिखाई दे रही है। उन्होंने इसे ठग पत्र बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने जिन महिलाओं को पैसा दिया, अब उनसे पैसा वापस लेने के लिए उन्हें ढूंढ रही है। केजरीवाल ने कहा कि इससे ज्यादा बेशर्मी क्या हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने जनता से बड़ी अपील करते हुए कहा कि जनता के पास 2 मॉडल है। जनता के कल्याण की तरफ अगर पैसा खर्च हो, इसको मैं केजरीवाल मॉडल बोलूंगा, आम आदमी पार्टी मॉडल बोलूंगा। और जो अरबपति दोस्तों के ऊपर पैसा खर्च करना चाहिए, मैं उसको बीजेपी मॉडल बोलूंगा। केजरीवाल ने इस बात पर जोर दिया कि ये चुनाव दिल्ली को ही नहीं, देश को बचाने का चुनाव है। इसके साथ ही उन्होंने एक और चुनावी वादा करते हुए कहा कि राजधानी में अगले 5 साल में सीवर की समस्या पूरी तरह से दूर हो जाएगी। इस बीच आम आदमी पार्टी के एक चुनावी पोस्टर पर बवाल मच गया है। पार्टी ने अपने पोस्टर में राहुल गांधी, अजय माकन और संदीप दीक्षित की तस्वीर के साथ उन्हें बेईमान बताया, जिसे कांग्रेस ने अपमानजनक टिप्पणी बताया और इसकी शिकायत चुनाव आयोग में कर दी। इसके साथ ही पार्टी ने एक चुनाव अधिकारी पर अपने उम्मीदवार के साथ मारपीट करने के आरोप भी लगाए। उन्होंने मामले में कड़ी जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं दिल्ली चुनाव को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मतदाताओं से आग्रह किया कि वे स्वच्छ विचारों और अच्छे चरित्र वाले लोगों को वोट दे, जो देश के लिए बलिदान दे सके और अपमान को सह सके। वहीं अमित शाह समेत अन्य बीजेपी नेताओं ने भी चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और आप पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी ने केजरीवाल पर जनता को धोखा देने के आरोप लगाए। दिल्ली चुनाव में प्रचार अब पूरी तेजी पर है, तो बिहार में भी सियासी पारा हाई हो गया है। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का तीसरा चरण 27 जनवरी को समाप्त हो जाएगा, लेकिन नीतीश के बयान उनकी मुसीबत बढ़ा रहे हैं। विपक्ष ने नीतीश पर सवाल उठाए हैं। बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। अभी तक तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के कामकाज पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन पहली बार उनकी मानसिक अवस्था पर तेजस्वी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 24 जनवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बिहार दौरे पर आए थे, लेकिन नीतीश कुमार ने उपराष्ट्रपति का स्वागत नहीं कर प्रोटोकॉल तोड़ा है। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल का पालन करने में असमर्थ हो गए हैं। वो उपराष्ट्रपति का स्वागत नहीं कर सके। ये साबित करता है कि वो मानसिक रूप से अस्थिर हैं। दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समस्तीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और नित्यानंद राय सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। तो वहीं पीके ने नीतीश कुमार को चुनौती दी है कि वो अपने मंत्रियों और उनके संबंधित विभागों की पहचान कर देंगे तो उनके खिलाफ लड़ाई बंद कर देंगे। पीके ने कहा कि नीतीश कुमार मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो बिहार के मुखिया बने रह सके। नीतीश कुमार बिना कागज देखे अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों और उनके विभागों के नाम नहीं बता सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो मैं अपना पूरा आंदोलन वापस ले लूंगा और फिर से नीतीश कुमार के समर्थन में खड़ा हो जाऊंगा। साफ है, इस समय नीतीश कुमार चौतरफा घिरते दिखाई दे रहे हैं। नीतीश दबाव में दिखाई दे रहे हैं, तो उत्तराखंड निकाय चुनाव के परिणामों ने बीजेपी को दबाव में ला दिया है। निकाय चुनाव में अधिकांश सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों को हार मिली है। तो क्या रहे उत्तराखंड में निकाय चुनाव के परिणाम, देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में 100 निकायों में चुनाव कराए गए, जिसमें 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका और 46 नगर पंचायतों में चुनाव हुए थे। नगर निगम चुनाव में तो बीजेपी का दबदबा दिखाई दिया, लेकिन नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी को करारा झटका लगा है। पार्टी अधिकांश सीटों पर चुनाव हार गई। कांग्रेस और निर्दलीयों ने अधिकांश सीटों पर कब्जा कर लिया। राज्य की 43 नगर पालिकाओं में 25 पर कांग्रेस और निर्दलीयों का कब्जा हो गया। कांग्रेस को 12 और 13 पर निर्दलीय उम्मीदवार को अध्यक्ष पद पर जीत मिली है, जबकि बीजेपी के हिस्से में 16 नगर पालिकाएं आई हैं।
अगर सदस्यों की बात की जाए तो इन 43 नगर पालिकाओं में सदस्यों की 444 सीटें थी और इसमें से निर्दलियों ने सभी को पीछे छोड़ दिया। निर्दलियों के हिस्से में 266 सीटें आई। कांग्रेस को 44 सीटों पर सफलता मिली, जबकि बीजेपी 116 सीटें जीत पाई। यानी निर्दलियों को जितनी सीटें मिली, बीजेपी उसके आधे सीट भी नहीं जीत सकी। नगर पंचायतों में तो बीजेपी की स्थिति और भी ज्यादा खराब रही। नगर पंचायत की 46 सीटों में से कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय तीनों ही 15-15 पंचायतों के अध्यक्ष पद पर कब्जा कर लिए। नगर पंचायत की 298 सीटों में अधिकांश सीट निर्दलियों के कब्जे में गई हैं। 190 सीटों पर निर्दलीय चुनाव जीते हैं, जबकि बीजेपी को 67 और कांग्रेस को 37 सीटों पर जीत मिली है। नगर निकाय चुनाव से साफ हो गया है कि बीजेपी का ग्राफ तेजी से नीचे गिरा है, क्योंकि 8 महीने पहले ही लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की सभी 4 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन 8 महीने बाद ही उसकी जमीन खिसकती दिखाई दे रही है। उत्तराखंड के नतीजों ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है, तो किसानों ने भी इसे और बढ़ा दिया है। आज किसानों ने कई राज्यों में एमएसपी की मांग को लेकर ट्रैक्टर मार्च निकाला, बीजेपी नेताओं का घेराव किया। तो कहां-कहां किसानों ने किया प्रदर्शन, देखिए रिपोर्ट। फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत 13 मांगों को लेकर किसानों ने हरियाणा, पंजाब समेत 13 राज्यों में ट्रैक्टर मार्च निकाला। हरियाणा के अंबाला, करनाल और जिंद के अलावा पंजाब के अमृतसर, जालंधर और लुधियाना में इसका ज्यादा असर देखने को मिला। किसानों का ये मार्च दोपहर करीब 1:30 बजे तक रहा। मार्च के दौरान किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। अंबाला में किसानों ने हरियाणा के मंत्री अनिल विज का आवास घेरा। इसके अलावा यहाँ पंजाब कार्यालय का भी घेराव किया गया। हालांकि इस दोनों ही जगह पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, इसीलिए किसानों को ज्यादा आगे नहीं आने दिया गया। किसानों ने रामपुरा फूल में भाजपा नेता जगदीप सिंह नकई और अमृतसर में भाजपा नेता तरनजीत सिंह संधू समुद्री के घरों का घेराव भी किया। नेताओं के घरों के अलावा किसानों ने कई बड़े शॉपिंग मॉल्स के सामने भी नारेबाजी की। वहीं इस ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसान नेता सरवण सिंह पंडेर ने कहा कि ये मार्च पूरे देश के करीब 12 से 13 राज्यों में सफल रहा है। इस दौरान उन्होंने सीएम नायब सैनी से सवाल पूछा कि अगर हरियाणा में किसानों को सब कुछ मिल रहा है तो हरियाणा के किसान आज ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर क्यों उतरे हैं? हमें लखीमपुर खीरी का इंसाफ मिलना चाहिए। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने किसानों पर सीधी गाड़ियां चढ़ाई, शुभकरण की सीधी जान ली गई। आज भी देश के 80 करोड़ किसान देश के प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि हमारी आवाज का सम्मान किया जाए। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे महाराष्ट्र चुनाव नतीजों पर अभी भी उठते सवालों को। महाराष्ट्र में चुनाव नतीजों को आए 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन चुनाव नतीजे अभी भी सवालों में बने हुए हैं। उद्धव ठाकरे ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं, राहुल गांधी भी इसे लेकर सवाल कर चुके हैं। तो क्यों महाराष्ट्र के नतीजों में अभी भी उठ रहे हैं सवाल, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों में हुई धांधली का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। ईवीएम को लेकर विपक्ष की तरफ से मुहिम छेड़ी गई, इसके खिलाफ आंदोलन किया गया और अब शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने ईवीएम पर एक बार फिर बयान दिया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की वजह से लोगों ने ये जानने का अधिकार खो दिया कि उन्होंने किसे वोट दिया। ठाकरे ने मतपत्र के जरिए चुनाव की व्यवस्था की वकालत करते हुए कहा कि देश को फिर से इसी प्रणाली को अपनाना चाहिए ताकि मतदाता को ये पता चले कि उन्होंने किसे वोट दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि आजादी की लड़ाई में भाग न लेने वाले लोग देश के शासन में काबिज हो गए हैं। अब मतदान का कोई महत्व नहीं रह गया है और ये सरकार लोकतंत्र के बुनियादी अधिकारों को खत्म कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि जब मतदान मतपत्र के माध्यम से होता था तो हमें ये पता होता था कि हमने किसे वोट दिया। अब ये अधिकार छीन लिया गया है। क्या यही लोकतंत्र है? ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है या नहीं, ये एक तकनीकी सवाल है, लेकिन सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।